हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में 13 मई से 19 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, नाइट फ्रैग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली किस स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 32वें स्थान पर रहा है। नाइट फ्रैग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में दिल्ली 32वें स्थान पर था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, नाइट फ्रैग द्वारा ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में नई दिल्ली 32वें स्थान पर रहा। वहीं इस रैंकिंग में मुंबई 36वें स्थान पर रहा है। दोस्तों, ग्लोबल प्राइम रेजिडेंशियल इंडेक्स में शेंजेन, शंघाई और गुआंगझो टॉप 18% की वृद्धि के साथ शीर्ष पर रहे हैं और इसमें सबसे खराब प्रदर्शन न्यूयॉर्क का रहा है। तो किसका था? न्यूयॉर्क का। दोस्तों, नाइट फ्रैग की स्थापना 1896 को हुई थी। कब हुई थी? 1896 को। और इसका हेडक्वार्टर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं शिशिर बैजल। कौन है दोस्तों? शिशिर बैजल। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी असम राज्य डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, असम। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, असम राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह ऑनलाइन प्रणाली मौजूदा असम में बाढ़ नियंत्रण तंत्र का स्थान लेगी। दोस्तों, वर्तमान में असम राज्य के सीएम हैं हिमंत बिस्वा शर्मा और ये 15वें हैं सीएम। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। और दोस्तों, असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी। कब हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जोस जे कट्टर को आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, जोस जे कट्टर। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। कितने? 3 वर्षों का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस फाइनेंस बैंक ने आई चूज़ माई नंबर सुविधा लॉन्च की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जन इस्माइल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में आई चूज़ माई नंबर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, इस सुविधा के तहत बैंक ने बैंक खाते, बचत या चालू खाते की अवधि में 10 अंकों में अपना मनपसंद का अंक चुनने की अनुमति दी है। दोस्तों, जन इस्माइल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अजय कंवल। कौन है? अजय कंवल। दोस्तों, इस बैंक की स्थापना हुई थी सन 2006 में। कब हुई थी? सन 2006 में। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। कहाँ? बेंगलुरु में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी शकूर राथेर लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, शकूर राथेर। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार हैं। कौन? शकूर राथेर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन अ क्लॉक टावर वैली लॉन्च की है और इस पुस्तक में ऐतिहासिक और रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित है। कहाँ से? कश्मीर के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के नौसेना के साथ PAS-X युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडोनेशिया के साथ भारत ने PAS-X युद्धाभ्यास किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, इंडोनेशिया। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों, इस नौसैनिक अभ्यास का उद्देश्य है दोनों देशों की नौसेना के बीच पारस्परिक सहयोग और संबंध में सुधार करना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा।
डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों रामकरण वर्मा अफ्रीकी गणराज्य के वर्तमान भारत के राजदूत विकास अवस्थी की जगह लेंगे। दोस्तों अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी है बांगुई और अफ्रीकी गणराज्य की मुद्रा है फ्रैंक और इस समय अफ्रीकी गणराज्य सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता कहाँ आयोजित कराई गई? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली में चौथी भारत स्विस वित्तीय वार्ता आयोजित कराई गई। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा, नई दिल्ली। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष फिटनेस के विभिन्न पहलुओं पर सहयोग करना था। दोस्तों स्विस यानी स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और वर्तमान में स्विट्जरलैंड के प्रेसिडेंट है गाई परमेलिन और दोस्तों स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में ही WHO का हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों यह दिवस विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की उपलब्धियों को रेखांकित करने और पोखरण में पहले सफल परमाणु परीक्षण के संचालन को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को, क्योंकि दोस्तों 11 मई सन 1998 को राजस्थान के पोखरण परीक्षण स्थल पर भारत द्वारा शक्ति प्रथम परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था और इस परीक्षण के बाद से ही भारत परमाणु क्लब में शामिल होने वाला छठा देश बन गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अब घटाकर 9.3% कर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इससे पहले मूडीज एजेंसी ने 13.7% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था और अब 9.3%। कितना? 9.3%। दोस्तों मूडीज़ की स्थापना हुई थी सन 1909 में। कब हुई थी? 1909 में और इसकी स्थापना जॉन मूडी ने की थी। किसने की थी? जॉन मूडी ने। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है किस संगठन ने टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी WHO ने हाल ही में टुगेदर फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, WHO। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस पहल का उद्देश्य है कोविड-19 महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए धन जुटाना है। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। कौन? WHO। और वर्तमान में इसके महानिदेशक टेड्रोस एड्रे नाम है। कौन है? टेड्रोस एड्रे नाम है और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संगठन को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी IREDA को ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों IREDA का फुल फॉर्म होता है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। दोस्तों यह पुरस्कार इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा प्रदान किया जाता है और यह भारत का एकमात्र चैम्बर है जिसे क्यूबेक कनाडा में विश्व चैम्बर प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों क्यूबेक यह एक कनाडा का शहर है और कनाडा की राजधानी ओटावा है। दोस्तों ICC इसकी स्थापना हुई थी 1925 में और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 5 डीप्स एक्सपीडिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी सभी महासागरों में सबसे गहरे बिंदुओं का अन्वेषण से संबंधित है। आपका 5 डीप्स एक्सपीडिशन। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों इस अभियान यानी एक्सपीडिशन का उद्देश्य दुनिया के 5 महासागरों के सबसे गहरे क्षेत्रों की जानकारी प्रदान करना है। 5 डीप्स एक्सपीडिशन के अनुसार 5 महासागरों के सबसे गहरे बिंदु निम्न हैं। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है जावा ट्रेंच,
फिर अगला है दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं, तो इसका सबसे गहरा बिंदु है फैक्टोरियन ट्रेंच। फिर है अटलांटिक महासागर, तो इसका सबसे गहरा बिंदु है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। फिर अगला है आर्कटिक महासागर, तो इसका सबसे गहरा बिंदु है मोलाय होल। फिर अगला है प्रशांत महासागर, तो इसमें मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप सबसे गहरा बिंदु है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2021 का विषय है नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल को द लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है और वह पेशेवर नर्सिंग की नींव रखने वाली पहली व्यक्ति थी। और दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए प्रतिवर्ष 12 मई प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद कहाँ है जो हाल ही में खबरों में रहा? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल में है। आपका अल अक्सा मस्जिद या आपका इजराइल में, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों इस्लाम का पवित्र स्थल अल अक्सा मस्जिद इजराइल के यरूशलेम के टेम्पल माउंट में स्थित है और टेम्पल माउंट को इस्लाम में हरम ए शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। यह इस्लाम का तीसरा सबसे बड़ा पवित्र स्थल और यहूदी धर्म का सबसे पवित्र स्थल है। दोस्तों यहाँ पर इजराइल है, तो इजराइल के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन। कौन है? रेवेन रिवलिन। दोस्तों इजराइल की प्रमुख भाषा है इब्रानी। कौन है? इब्रानी, जिसे हिब्रू नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट जारी करेगा? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सेबी जारी करेगा व्यावसायिक जिम्मेदारी तथा स्थिरता रिपोर्ट। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, सेबी। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों सेबी का फुल फॉर्म होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, जिसे आप सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में मिलेगा। कहाँ? मुंबई में। और इसकी स्थापना सन 1988 को हुई थी, लेकिन 30 जनवरी 1992 को इसे एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया। दोस्तों सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी। और दोस्तों इसका उद्देश्य स्थिरता रिपोर्टिंग को वित्तीय रिपोर्टिंग के बराबर लाना है और इसमें विभिन्न प्रकार के लाभ होंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में निम्नलिखित में से किसे नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी केपी शर्मा ओली को हाल ही में नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका भी सही होगा। डिटेल देखते हैं। तो दोस्तों केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए हैं और नेपाल की राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी ने नेपाल की संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया है। दोस्तों यहाँ पर नेपाल आए तो नेपाल देश की भारत के 5 राज्यों से सीमाएँ लगती है। कितनी? 5 राज्यों से, और जो हैं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आईसीसी टेस्ट टीम रैंकिंग का वार्षिक अपडेट जारी होने पर निम्न में से कौन सी टीम 121 रेटिंग अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी हमारा देश भारत ही 121 रेटिंग अंकों के साथ फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों भारत 24 मैचों में 121 रेटिंग पॉइंट के साथ टेबल पर टॉप पर है और विराट कोहली के नेतृत्व वाली भारतीय टीम के बाद न्यूजीलैंड की टीम 120 रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर है और इंग्लैंड 109 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। दोस्तों आईसीसी, तो आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून कब हुई थी? 15 जून सन 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में और यूएई की राजधानी है आबू धाबी। क्या है दोस्तों? आबू धाबी, ना कि दुबई। और आईसीसी के सीईओ हैं वर्तमान में मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है नोमुरा ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी विकास अनुमान को 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर अब कितना कर दिया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर
सी, यानी 10.8% कर दिया है। तो 12.6% से घटाकर अब नोमुरा ने 10.8% कर दिया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों जापान की ब्रोकरेज कंपनी है कौन? नोमुरा ने कोरोना की रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन के प्रभाव का हवाला देते हुए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 10.8% कर दिया है। और पहले कितना था? तो पहले 12.6% का अनुमान लगाया था। दोस्तों जापान की मुद्रा येन है और राजधानी टोक्यो है। दोस्तों जापान के वर्तमान में पीएम है योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी रमेश पोवार को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, रमेश पोवार। तो दोस्तों पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। रमेश पोवार को WV रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो किसके जगह? WV रमन के द्वारा। दोस्तों BCCI, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है? सौरभ गांगुली। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, 10 मई। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 10 मई को मनाया गया था तथा इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा 2021 में की गई थी। आर्गन वृक्ष, जिसे वैज्ञानिक नाम अर्गानिया स्पिनोसा के नाम से जाना जाता है, मोरक्को के उप सहारा क्षेत्र की एक देसी वृक्ष प्रजाति है। दोस्तों आर्गन वृक्ष के बीज से निकाला गया आर्गन तेल मोरक्को के तरल सोने के रूप में भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में कौन सा देश प्रेषण अर्थात रिमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा देश भारत ही वर्ष 2020 में प्रेषण अर्थात रिमिटेंस का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों भारत वर्ष 2008 के बाद से प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश रहा है। वैश्विक स्तर पर प्रेषण प्रवाह 2020 में USD 540 बिलियन था। रिमिटेंस, तो दोस्तों रिमिटेंस है विदेशों में रहने वाले देशवासियों द्वारा भेजे गए पैसे को कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बलजीत कौर माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बनी। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हैं बलजीत कौर और राजस्थान की गुण बाला शर्मा नेपाल में स्थित माउंट पुमोरी को फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं। और दोस्तों बलजीत कौर और गुण बाला शर्मा ने 7161 मीटर ऊंची माउंट पुमोरी चोटी पर भारत का ध्वज फहराकर देश का नाम रोशन किया है। दोस्तों यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आया, तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के CM हैं जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर हैं तो बंदरू दत्तात्रेय। कौन है? बंदरू दत्तात्रेय। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सैली बुजबी वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक बनी है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों द एसोसिएटेड प्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी संपादक सैली बुजबी को द वाशिंगटन पोस्ट के कार्यकारी संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सैली बुजबी वर्ष 2017 से AP के शीर्ष संपादक के रूप में सैली बुजबी ने कोविड-19 महामारी, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति, #मीटू आंदोलन, ब्रेक्सिट के माध्यम से AP की पत्रकारिता का निर्देशन किया है। और दोस्तों सैली बुजबी को मार्टी बैरन की जगह द वाशिंगटन पोस्ट में नियुक्त किया गया है। तो किसकी जगह? मार्टी बैरन की जगह। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है केरल की आयरन लेडी का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी
KR गौरी अम्मा है, जो कि केरल की आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों, KR गौरी अम्मा केरल के प्रथम मंत्रिमंडल की अकेली महिला सदस्य थी और 1957 में दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार के मंत्रिमंडल की सदस्य भी थी। दोस्तों, हाल ही में केरल राज्य ने सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देने के लिए ब्रेक द चेन नामक अभियान की शुरुआत की थी। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तराखंड राज्य में हाल ही में हिमालयी लाल लोमड़ी की एक प्रजाति देखी गई। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, उत्तराखंड। दोस्तों, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाने वाली सबसे दुर्लभ हिमालयी लाल लोमड़ी उत्तराखंड राज्य में देखी गई है। वर्ष 2015 में केदारनाथ वन विभाग के द्वारा केदारनाथ में लगाए गए कैमरों में इस दुर्लभ प्रजाति के जानवर को देखा गया। किसे? हिमालयी लाल लोमड़ी को। दोस्तों, उत्तराखंड, तो वर्तमान में उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी, यानी मार्टिन ग्रिफिथ्स को संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, मार्टिन ग्रिफिथ्स। दोस्तों, मार्टिन ग्रिफिथ्स अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। OCHA, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1991 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सुधीर सीतापति को गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया MD और CEO नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, सुधीर सीतापति। सुधीर सीतापति हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। उनके 22 सालों के एक्सपीरियंस को देखते हुए गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ने उन्हें CEO बनाया है। दोस्तों, गोदरेज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 को और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किसने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैनचेस्टर सिटी ने तीसरी बार इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, मैनचेस्टर सिटी। दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी ने लीसेस्टर को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। मैनचेस्टर सिटी ने वर्ष 2023 तक क्लब में रहने के लिए नए 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भी हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों, मैनचेस्टर सिटी ने अब तक गार्डियोला के नेतृत्व में 3 प्रीमियर लीग खिताब और 8 प्रमुख ट्रॉफी जीती है। किसके नेतृत्व में? गार्डियोला के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में वन्यजीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है? तो आंसर होगा बी, यानी हरियाणा राज्य ने वन्यजीव गणना के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। दोस्तों, हरियाणा राज्य ने हाल ही में हरियाणा की वन्यजीव गणना 2021 के एक हिस्से के रूप में बंदरों की गणना करवाई है। यह पूरी कवायद भारत की वन्यजीव गणना 2021 के तहत की गई है। किसके तहत? भारत की वन्यजीव गणना 2021 के तहत भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा यह गणना अभ्यास आयोजित किया गया था और बंदरों की गणना में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखी गई थी। दोस्तों, हरियाणा, तो वर्तमान में हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण। कौन है गवर्नर? सत्यदेव नारायण। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेज़बानी किस देश ने की है? तो आंसर होगा सी, यानी भारत देश ने ही प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेज़बानी की है। तो ऑप्शन सी, भारत। दोस्तों, ब्रिक्स जिसका अर्थ होता है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसमें सन 2010 में शामिल हुआ। कब हुआ? सन 2010 में। दोस्तों, पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में, कब? वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा बी, यानी एंड्रिया मेजा, जो कि मैक्सिको की हैं। इन्होंने मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों इस इवेंट में एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजी बिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया है। दोस्तों साल 2019 में साउथ अफ्रीका की जोजी बिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। कौन? जोजी बिनी तुंजी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश की जेसिंडा अर्डर्न फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रही है? तो आंसर होगा बी, यानी न्यूजीलैंड की है। कौन? जेसिंडा अर्डर्न, और ये न्यूजीलैंड की पीएम भी है। तो दोस्तों इसमें भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है? आदार पूनावाला शीर्ष 10वें स्थान पर रहने वाले एकमात्र भारतीय थे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को फ्री में इलाज करवाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डी, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोरोना पीड़ित पत्रकारों को फ्री में इलाज करवाने की घोषणा की है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि प्रदेश में अगर कोई भी पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार करवाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश तो वर्तमान में एमपी के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है। कौन है? आनंदीबेन पटेल। दोस्तों एमपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सेकंड पोजीशन है। कौन सा? सेकंड। और फर्स्ट राजस्थान का है। दोस्तों एमपी की लोकसभा की सीटें 29 हैं। कितनी? 29। और राज्यसभा की 11। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा ए, यानी नीरा टंडन को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। नीरा टंडन पहले अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। दोस्तों यूएसए के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट तो कमला हैरिस। कौन है? कमला हैरिस। दोस्तों अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई सन 1776 को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है? तो राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों यह चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट 10 या उससे अधिक बार जीता है। किसने? राफेल नडाल ने। दोस्तों राफेल नडाल ने 13 बार फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस वर्ल्ड टेलीकॉम डे किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों यह दिवस 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। और इस बार की थीम है चुनौतीपूर्ण समय में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज करना। तो इससे भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का ज़ुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? तो आंसर होगा सी, यानी चीन देश का ज़ुरोग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, चीन। दोस्तों चीन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। इससे पहले अमेरिका सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है और वह ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। कौन? नासा।
दोस्तों चीन ने अपने रोवर का नाम ज़ुरोग अपने अग्नि देवता के नाम पर रखा है। किसके नाम पर? अग्नि देवता के नाम पर। प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा बी, यानी उत्तराखंड राज्य ने मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोकने के लिए ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, प्लाज्मा में मदद करने के उद्देश्य से मिशन हौसला नामक अभियान की शुरुआत की है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज कौन बनी है? तो आंसर होगा डी, यानी भवानी देवी। ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाज बनी है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, भवानी देवी। दोस्तों ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल में खेले जाते हैं और ओलंपिक का जनक पियरे डी कुबर्टिन को माना जाता है। किसे माना जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो आंसर होगा सी, यानी इजराइल देश से संबंधित है। आयरन डोम आपका इजराइल देश से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका सी होगा। दोस्तों आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली इजराइल से संबंधित है। इसे मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराने के लिए तैनात किया गया है। इस प्रणाली को इजराइल एरो स्पेस इंडस्ट्रीज़ ने राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के सहयोग से विकसित किया है। यह सभी मौसम में कार्य करने वाली कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और इसका उपयोग मोर्टार, विमान, रॉकेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन आदि का मुकाबला करने के लिए किया जाता है। दोस्तों इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं रेवेन रिवलिन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर कौन बने हैं? तो आंसर होगा ए, यानी विटालिक बार्टरिन विश्व के सबसे कम उम्र के क्रिप्टो बिलियनियर बने, तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, विटालिक बार्टरिन। दोस्तों 27 साल के विटालिक ब्यूटेरिन ने 2015 में एथेरियम ब्लॉकचेन को वापस शुरू किया था, जो कि 2021 में $3000 में देखा गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, अनबादास हरिभाव। तो अनबादास हरिभाव को गोवा राज्य के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों अनबादास हरिभाव जोशी बॉम्बे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज रह चुके हैं, जिन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोवा लोकायुक्त की शपथ ली है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस देश में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पोलैंड में। तो पोलैंड में शोधकर्ताओं ने गर्भवती महिला मम्मी की खोज की है, तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों पोलैंड के शोधकर्ता मार्जेना ओजारेक जिल्के के अनुसार यह विश्व में पहली इस तरह की मम्मी है और यह मम्मी वारसा में 1826 में आई थी। कहाँ? वारसा में, जो पोलैंड की राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा है ज्लाटी। क्या है दोस्तों? ज्लाटी। कहाँ? पोलैंड की ज्लाटी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा डी, यानी महाराष्ट्र सरकार ने बाल चिकित्सा टास्क फोर्स का गठन करने की घोषणा की है, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों किस राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है? तो आंसर होगा ए, यानी असम राज्य की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट विकसित किया है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा, असम। दोस्तों असम राज्य की मछुआरा समुदाय की युवा लड़कियों ने बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट को विकसित किया है। मछुआरा समुदाय की छोटी लड़कियों ने जलकुंभी से बायोडिग्रेडेबल मुरहन योगा मैट को बनाया है। दोस्तों असम, तो वर्तमान में असम राज्य के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। प्रश्न है, किस राज्य ने हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? तो आंसर होगा डी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड का निर्माण शुरू किया है, तो डी सही होगा, हिमाचल प्रदेश।
दोस्तों हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा योजना के तहत, किसके तहत, पर्वत धारा योजना के तहत 20 करोड़ रुपए की राशि खर्च कर हार्वेस्टर रेन वाटर के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और धर्मशाला। और वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय। अगला प्रश्न है, राजस्थान देश भर में बेरोजगारी के मामले में किस स्थान पर रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरे स्थान पर था आपका राजस्थान, वो भी बेरोजगारी मामले में। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान बेरोजगारी के मामले में सेकंड पोजीशन पर रहा है। वर्तमान में राजस्थान के सीएम हैं अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस राज्य ने पर्वत धारा योजना शुरू की है? तो आंसर होगा सी। कौन सा? सी, यानी हिमाचल प्रदेश सरकार ने पर्वत धारा नामक योजना शुरू की है। और हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो 25 जनवरी। कब हुआ था? 25 जनवरी सन 1971 को हुआ था। दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य ने जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की थी और राज्य सरकार द्वारा यह योजना वन विभाग द्वारा 20 करोड़ रुपए व्यय कर वन क्षेत्रों में लागू की जा रही है, जिसे प्रदेश में लाहौल स्पीति एवं कन्नौर जिले में शुरू किया गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ पर लोकसभा की सीटें 4 हैं और राज्यसभा की 3 हैं, तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।